हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दी एजुकेशन फैकल्टी में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग बात करेंगे सामान्य अध्ययन श्रृंखला भाग 72 के बारे में। अगर हम भाग 72 के बारे में बात कर रहे हैं तो यानी कि भाग 71 तक तो पहले कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग इन जे श्रृंखलाओं का आनंद लीजिए और इससे नोट्स बनाते रहें, जो आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। और इन जे श्रृंखलाओं का जो महत्व है, आप देखेंगे कि आगामी परीक्षा जो यूपी आर 2024 फरवरी माह में होने वाला है, यूपी पीसीएस जो मार्च माह में होने वाले, उन दोनों एग्ज़ाम्स में इन जे श्रृंखलाओं का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिलेगा। आप लोग इससे नोट्स बनाते रहें और अपने नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाएं। और चलिए हम लोग बात करते हैं सामान्य अध्ययन श्रृंखला भाग 72 के पहले प्रश्न पर। आपका पहला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज को पेंशन कहाँ से दिया जाता है। पेंशन के बारे में बात किया जा रहा है किसके, जो रिटायरमेंट जज हैं कहाँ से, हाई कोर्ट से। ठीक है, तो उसके बारे में बात किया जा रहा है तो कहाँ से मिलेगा, भारत की समेकित निधि से, राज्य की समेकित निधि से, या भारत की आकस्मिकता निधि से, या राज्य की आकस्मिकता निधि से। तो अब जानते हैं कि जो सेवानिवृत्त जज हैं उनकी नियुक्ति की जाती है आपके राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति और न्यायाधीशों की जो मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट का, उनकी नियुक्ति जो है आपके राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो इनके जो वेतन और भत्ते हैं वो आपके राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं, और जो पेंशन है वो आपके भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, यानी कि भारत की समेकित निधि पर भारित होंगे। भारत की समेकित निधि से उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज को पेंशन दिया जाएगा। ठीक है, तो अनुच्छेद नोट डाउन कर लीजिए। अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद है आपका 202 कह रहे हैं, इसमें 112 अनुच्छेद है। ठीक है, अनुच्छेद 112 3 घ का क्लॉज 3, ठीक है, के तहत भारत की संचित निधि से उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज को पेंशन मिलेगा। क्या मिलेगा, इसमें पेंशन की बात किया जा रहा है, पेंशन। फिर उसके बाद एक अनुच्छेद आप लोग और नोट डाउन कर लीजिए, जो आपके राज्य की समेकित निधि से वेतन और भत्ते का प्रावधान किया गया है। ये आपका 202 घ, अनुच्छेद 202 घ के तहत वेतन और भत्ते का प्रावधान है राज्य से। ये आपका केंद्र से है, इसको आप लोग समझ जाइएगा। केंद्र हम यहाँ पर लिख देते हैं वेतन व भत्ते। ठीक है, और दोनों संचित निधि पर, एक राज्य के और एक भारत के। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और नोट्स बनाते रहें इससे। और इस तरह के प्रश्न आप लोगों से एकदम फ्लुएंटली पूछे जाते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है और इस तरह के प्रश्न आप लोगों को हल करने आने चाहिए, तो जिससे आप लोगों का आर और यूपी पीसीएस का जो जीएस का सेक्शन है बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हो जाए और आप लोग निश्चित ही सफलता प्राप्त करें। तो आप लोग नोट डाउन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है, यानी कि हाई कोर्ट की संख्या भारत में कुल कितनी है। और सबसे पहले बात तो भारत में कुल कितने राज्य हैं ये आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आप लोगों को पता करना चाहिए कि उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है, वो है आपके 25। 28 राज्य हैं भारत में वर्तमान में, और फिर उसके बाद उसमें 25 आपके जो हैं उच्च न्यायालय हैं। ठीक है, तो आप लोग बताइए कि केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए या टेलीग्राम चैनल जुड़कर वहाँ पर बताइए। ठीक है, तो भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है, 25 है। ठीक, तो आप लोग नोट डाउन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न था। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा राज्य गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। ठीक है, तो आप जानते हैं कि भारत में 7 ऐसे उच्च न्यायालय हैं जिनका अधिकार क्षेत्र एक राज्य से ज़्यादा है और एक राज्य से अधिक है, और वहाँ पर उसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से में यह भी है। ठीक है, तो 7 उच्च न्यायालय ऐसे हैं जहाँ जिसका अधिकार क्षेत्र जो है आपका, वहाँ पर जिसका अधिकार क्षेत्र एक से अधिक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में है। तो अगर आप लोग 7 का नोट डाउन करते रहेंगे तो 7 का नोट डाउन कर लीजिए, और गुवाहाटी में आप लोग उसमें मिल जाएगा। तो यहाँ से आप लोग नोट डाउन करिए। जो पहला है, पहला गुवाहाटी से स्टार्ट करते हैं। गुवाहाटी हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत में कौन आते हैं। फिर यहाँ पर देखेंगे कि असम आता है, असम की राजधानी है ये, तो असम आएगा ही। अरुणाचल प्रदेश आता है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश लिख देते हैं। और फिर उसके बाद नागालैंड आता है। ठीक है, नागालैंड आता है, और फिर उसके बाद मिजोरम आता है। ठीक है,
तो ये आपके गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत आते हैं, यानी कि मेघालय राज्य वहाँ पर नहीं है। और दूसरे नंबर पर आप लोग नोट डाउन करिए, दूसरे पर बम्बई हाई कोर्ट, ठीक है, बम्बई हाई कोर्ट। तो महाराष्ट्र तो पहले ही आएगा क्योंकि महाराष्ट्र में ही है, ठीक है, महाराष्ट्र। फिर इसके बाद दादर और नागर हवेली, दादर व नागर हवेली, ठीक है, इस तरह से नोट डाउन करिए। और फिर उसके बाद दमन और दीव है, दमन व दीव, ठीक है। तो ये आपके बॉम्बे हाई कोर्ट में आते हैं। फिर उसके बाद आप लोग नोट डाउन करिए कलकत्ता, कलकत्ता हाई कोर्ट। कलकत्ता हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं, आप देखेंगे कि पश्चिम बंगाल, यहाँ पर आप लोग नोट डाउन कर लीजिए पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। और फिर अंडमान और निकोबार, अंडमान व निकोबार, ठीक है। इन सब से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न बनाए जाते हैं और आप लोग इसको नोट डाउन करते रहें और साथ में नोट डाउन करते रहेंगे तो आप लोगों का नोट्स एकदम बेहतर तरीके से बनता चला जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग नोट डाउन करिए और इससे प्रश्न हमेशा बनते हैं कि कौन से राज्य है जो कि या केंद्र शासित राज्य है तो वो किसके अधिकार क्षेत्र में आता है, इस तरह से प्रश्न बनते हैं। चौथा आप लोग नोट डाउन करिए मद्रास, मद्रास हाई कोर्ट, ठीक है, यानी कि चेन्नई में है, तमिलनाडु में, तमिलनाडु के बारे में बात किया जा रहा है, मद्रास हाई कोर्ट। और मद्रास हाई कोर्ट के अंतर्गत आते हैं कौन कौन से आते हैं, तमिलनाडु और पुडुचेरी, ठीक है, तमिलनाडु, तमिलनाडु व पुडुचेरी, पुडुचेरी, ये आपके आते हैं मद्रास हाई कोर्ट में। और पांचवा जो है आप लोग नोट डाउन करिए पंजाब और हरियाणा, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट, कौन सा है, पंजाब और हरियाणा, पंजाब और हरियाणा, ठीक है, ये हाई कोर्ट है। तो इसमें आप लोग एक सी चीज़ बस समझ आइए कि पंजाब और हरियाणा तो होंगे ही और प्लस चंडीगढ़, प्लस चंडीगढ़ आप लोग नोट डाउन कर लेंगे इसमें। तो यहाँ पर आप लोगों का ये पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसमें नोट डाउन करिए। और छठवां जो है आप देखिए, छठवां आपका केरल उच्च न्यायालय, केरल के बारे में अगर हम बात करें, केरल, केरल हाई कोर्ट। और केरल हाई कोर्ट में आप देखेंगे कि केरल तो आएगा ही और इसके बाद वहाँ पर लक्षद्वीप भी आएगा, केरल व लक्षद्वीप, ठीक है, ये छठवां हो गया, 6 हो गए। और सातवां आप देखिए नीचे जगह दिख रहा है आप लोगों को, चलिए एक तो हो ही जाना चाहिए इसमें। सातवां जो होगा आपका जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के बारे में बताना बहुत तो वो नहीं है, आप जानते हैं कि उसमें 2 ही राज्य आते हैं, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है, और लद्दाख, लद्दाख हाई कोर्ट, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग नोट डाउन करिए। और ये 7 हाई कोर्ट हैं जिसका अधिकार क्षेत्र जो है 1 से अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में है। तो इस तरह से प्रश्न बनते हैं और एकदम बेहतरीन प्रश्न बनते हैं, तो आप लोग ये नोट डाउन करिए, जानकारी रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि भारत में जब रॉलेट अधिनियम पारित हुआ, कौन सा रॉलेट अधिनियम जब पारित हुआ तो उसमें भारत का गवर्नर जनरल कौन था, गवर्नर जनरल बोले चाहे वायसराय बोले, ठीक है। तो कौन था उस समय, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड वेवेल। तो सबसे पहले आप लोग जान जाइए कि कब रॉलेट अधिनियम आया था। रॉलेट अधिनियम, रॉलेट अधिनियम को हम एक्ट लिख देते हैं। रॉलेट एक्ट कब आया था, मार्च 1919 में, मार्च 1919 में। और इसको क्या बोला जाता है, बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का अधिनियम। यानी कि इसके तहत किसी को गिरफ्तार कर लिया जाए तो वहाँ पर उसके कोई भी सुनवाई नहीं हुआ था,
ठीक है, तो मार्च 1919 में इस अधिनियम को लाया गया था। मार्च अब देखेंगे कि 1917 में सर सिडनी रॉलेट, ठीक है, सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी और उसी कमेटी के अनुशंसा पर मार्च 1919 में वहाँ पर रॉलेट अधिनियम आया। और इसी के उपलक्ष्य में आप देखेंगे कि मार्च में आया था और 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण सभा अमृतसर के जलियांवाला बाग में वहाँ पर आप देखेंगे कि शांतिपूर्ण सभा आयोजित की गई थी। और वहीं पर देखेंगे कि जनरल डायर के द्वारा वहीं पर पूरे सभा पर गोलीबारी की गई, जहाँ पर हज़ारों लोगों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इसी अधिनियम के बाद आप देखेंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद आप देखेंगे कि 1919 का अधिनियम आया, जिसे मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। ठीक है, और उसी के बाद आप देखेंगे कि असहयोग आंदोलन पारित होता है और यह असहयोग से खिलाफत आंदोलन जुड़ता है। तो यानी कि मांटेगू चेम्सफोर्ड जो है उसमें भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, इतनी कहानी आप लोगों को अगर समझ में आ गई होगी तो आप लोगों को घटनाएं याद हो जाएंगी। और इसको क्रम से मिलाने के लिए भी देता है, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग, फिर उसके बाद आपका चंपारण हो गया, अहमदाबाद हो गया, खेड़ा हो गया और असहयोग हो गया। इन सारी चीज़ों को एक क्रम में लगाने के लिए भी देता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को भी पता होनी चाहिए कि कौन सा पहले हुआ था। तो शुरू से हम आपको बता देते हैं एक सिनेरियो के रूप में। पहले आपका चंपारण आएगा 1917 में, और फिर 1918 में आप देखेंगे 1918 या 1919 में, तो 1919 में या 1918 में ही शायद। तो वहाँ पर आप देखिए कि पहले आपका आएगा अहमदाबाद मिल मजदूर। फरवरी मार्च में अहमदाबाद मिल मजदूर हुआ था। फिर उसके बाद मार्च में आप देखेंगे कि वहाँ पर खेड़ा हुआ था, और मार्च में ही आपका रॉलेट एक्ट आया। और फिर उसके बाद अप्रैल में आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। और फिर उसके बाद आपका आएगा 1919 का अधिनियम आएगा, और 1919 का अधिनियम के बाद आपका असहयोग आंदोलन आएगा। तो ये आप लोगों का क्रम चलता है। तो क्रम आप लोगों को याद रहेगा तो आप लोगों को आंसर सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। तो चलिए आप लोग नोट डाउन करिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम था। अखिल भारतीय राजनीति में अगर पूछता, भारत में जो गांधी का पहला आंदोलन था वो था चंपारण। ठीक है, चंपारण के बाद आप देखेंगे, ठीक है, चंपारण के बाद आप देखेंगे कि अहमदाबाद मिल मजदूर होता है, फिर उसके बाद खेड़ा होता है, और फिर उसके बाद असहयोग गांधी का होता है। असहयोग के बाद आपका दांडी यात्रा होता है, सविनय अवज्ञा होता है, और फिर उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग क्रम याद रखें गांधी का। और जो साहसिक कदम था देखेंगे कि 1919 का अखिल भारतीय के बारे में पूछा जा रहा है कि पूरे भारतवर्ष में, तो कौन था? रॉलेट एक्ट। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट के बाद आप देखेंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, फिर उसके बाद असहयोग आंदोलन होता है। तो असहयोग आंदोलन जो है व्यापक स्तर पर पूरे भारत में आंदोलन हुआ था। ठीक है, तो इस तरह के जो प्रश्न बनाए जाते हैं इसको आप लोग कॉन्सेप्चुअल प्रश्न मान सकते हैं। और आप लोग गांधी पढ़े हैं तभी आप लोग इसको करिए, नहीं तो चंपारण कभी नहीं मारिए, क्योंकि भारत में गांधी का पहला सत्याग्रह था। ठीक है, और अखिल भारतीय राजनीति में जो है वो आपका रॉलेट एक्ट आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लोग नोट डाउन करिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? ठीक है, तो रॉलेट एक्ट के विरोध में कौन था जो लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? वो थे आपके स्वामी श्रद्धानंद। ठीक है, तो स्वामी श्रद्धानंद ने, और आप देखेंगे कि रॉलेट एक्ट आया था कब? रॉलेट एक्ट का जो विरोध किया गया है 1919 में हुआ था, आया था रॉलेट एक्ट। और 1919 में ही आप देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति होती है। और उसी विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद वहाँ पर भारत के लिए डोमिनियन स्टेट देने का प्रावधान किया गया था, और वहाँ पर आप देखेंगे कि उसको न देकर वहाँ पर रॉलेट एक्ट आ गया था। और रॉलेट एक्ट का पूरे भारत में पूरा एकदम पूर्ण विरोध किया गया था। और उसी में आप देखेंगे कि अमृतसर में जलियांवाला बाग में वहाँ पर शांतिपूर्ण सभा पर जनरल डायर के द्वारा वहाँ पर गोली चलाई गई। और वह जो हत्याकांड है पूरे भारत के लिए वहाँ पर वो आप देखेंगे कि एक प्रेरणा स्रोत बना, और अंग्रेज़ों के लिए वो एकदम ताबूत की कील बन गई थी। ठीक है, तो और उसी का आधार बनाकर पूरे भारत में इतना आंदोलन हुआ कि अंत में जाकर उन लोगों को 26 साल के बाद वहाँ पर 26 साल के बाद आप देखेंगे कि 26 साल ही ना 19 में हुआ था, तो मान के चलिए कि 19, 11 और मान के 26-27 साल के बाद, ठीक है, 26-27 साल के बाद उनको भारत को आज़ाद ही करना पड़ा।
ठीक है, तो इस तरह से आप लोग प्रश्न पढ़ते रहें, समझते रहें और नोट्स बनाते रहेंगे तो आप लोगों का नोट्स एकदम बेहतरीन तरीके से बनेगा जीएस का, जो आपके प्रत्येक एग्जाम में मदद करेगा। और सबसे ज़्यादा मदद आप लोगों का यूपी आर या यूपी पीसीएस में मदद करेगा। ठीक है, तो आप लोग नोट्स डाउन करिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राज्य निम्न में से किस फसल के उत्पादन में अग्रणी राज्य है? गन्ना, रबर, जूट और चाय। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए कि उत्तर प्रदेश किस इस एग्रीकल्चर से संबंधित है। इससे प्रश्न बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा बनते हैं और सॉलिड प्रश्न बनते हैं और आप लोगों को याद होना चाहिए। तो गन्ना के उत्पादन में उत्तर प्रदेश राज्य जो है अग्रणी है। किसके? गन्ना के उत्पादन में उत्तर प्रदेश। फिर उसके बाद रबर के उत्पाद, प्राकृतिक रबर जो है आप देखेंगे कि आपका केरल राज्य में होता है, सबसे ज़्यादा केरल राज्य में होता है। और जूट का जो उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल। चाय का उत्पादन असम राज्य में, असम नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में, असम राज्य में होता है। तो इस तरह से आप लोग नोट डाउन करते रहेंगे। फसलों के बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और आर में तो इस तरह के प्रश्न फेवरेट रहते हैं और पूछे ही जाते हैं। 2-3 प्रश्न निश्चित ही एग्रीकल्चर से आएंगे, 4-5 प्रश्न, तो आप लोग उसको एकदम याद करिए, पढ़िए एकदम बढ़िया से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस फसल की रोपाई की जाती है? क्या की जाती है? रोपाई की जाती है किस फसल की? सरसों है, धान है, गेहूं है, मक्का। इस तरह के प्रश्न आप लोगों से स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न बनते हैं और इस तरह के प्रश्न आप लोगों से फ्लुएंटली पूछ लिए जाते हैं कि किस फसल की रोपाई की जाती है, निराई की जाती है, कोड़ाई की जाती है, बुआई की जाती है। इस तरह के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो धान फसल जो है आपकी यहाँ पर इसकी रोपाई की जाती है और बाकी सरसों हो गए, गेहूं हो गए, मक्का हो गया, इनकी बुआई की जाती है। तो इस तरह से प्रश्न आप लोग नोट डाउन करते रहें और इसको समझने का प्रयास कीजिए। इस तरह के प्रश्न बनते हैं और कन्फ्यूजन वाले प्रश्न हैं तो आप लोग एकदम बेहतरीन तरीके से और एकदम सावधानीपूर्वक सॉल्व करें और नोट डाउन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाली मुख्य फसलें हैं। किस कृषि? बागानी कृषि। बागानी कृषि से उगाई जाने वाली कौन सी फसलें हैं? चाय, रबर, सूर्यमुखी, सोयाबीन। चाय, केला, अंगूर, नारियल। चाय, रबर, नारियल और कहवा। और चाय, रबर, नारियल और सोयाबीन। तो सबसे पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि बागानी कृषि के अंतर्गत कौन कौन सी फसल आती हैं। ठीक है, तो वहाँ पर एक बार चीज़ नोट डाउन करिए कि कृषि मंत्रालय के अनुसार, कृषि मंत्रालय के अनुसार कौन कौन सी बागानी फसलें हैं? नारियल है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, इससे प्रश्न बनते हैं। नारियल, सुपारी, ताड़, कोकोआ, और काजू। ठीक है, कोकोआ और काजू, ये आपके कृषि मंत्रालय के तहत आपके बागानी फसल है। और फिर उसके बाद वाणिज्य मंत्रालय के तहत कौन कौन से फसल आते हैं? वाणिज्य मंत्रालय। तो इन दोनों मंत्रालयों ने वहाँ पर बागानी फसलों का विवरण दिया है, तो इसमें आप लोग नोट डाउन कर लेंगे तो इन दोनों को मिलाकर जो ऑप्शन बनेगा वो आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, तो वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार क्या है? चाय, कॉफ़ी और रबर। चाय, कॉफ़ी और रबर, ये जो है आपके वहाँ पर बागानी फसलों के अंतर्गत आते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यानी कि नारियल, सुपारी, ताड़, कोकोआ, काजू, चाय, कॉफ़ी, रबर, ये सारे जो हैं आपके बागानी फसलों के अंतर्गत आ जाएंगे। तो इसमें आप कौन सा, मान लीजिए कि सूर्यमुखी नहीं होता, सोयाबीन नहीं होता है, तो सूर्यमुखी नहीं होगा, सोयाबीन नहीं होगा, केला नहीं होगा, अंगूर नहीं होगा, तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो यहाँ पर चाय, रबर, नारियल और कहवा। ठीक है, कोकोआ को कहवा भी बोला जाता है, तो कोकोआ जो है वो कहवा है। तो इसके आधार पर हम लोग चाय, रबर, नारियल, कहवा को वहाँ पर बागानी फसलों के अंतर्गत मान सकते हैं। तो इस तरह के प्रश्न आप लोग नोट डाउन करिए। इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रश्न बनते हैं मिलान करने के लिए और इस तरह से प्रश्न क्रम दे देगा कि और उसमें कुछ ऑप्शन दे देंगे और पूछ देगा कि कौन सी बागानी कृषि है या कौन से बागानी कृषि के अंतर्गत फसल नहीं आती है, उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो इस तरह से आप लोग नोट डाउन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह है उत्तल दर्पण,
उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, अवतल लेंस। तो जल में वायु का बुलबुला जो है देखेंगे कि अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न आप लोगों से स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न बनते हैं और इस तरह से प्रश्न फ्लुएंटली पूछ लिए जाते हैं। तो बस आप लोग इसके बारे में जानकारी रखिए कि किस भांति व्यवहार करेगा। और साइड मिरर यानी कि जो गाड़ियाँ होती हैं, फोर व्हीलर होते हैं, उनमें साइड मिरर का प्रयोग जो है किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो उन सारी बातों की बस आप लोग जानकारी रखिए। तो वहाँ पर आप लोगों के लिए जो आंसर पूछे जाएंगे तो बस सिर्फ वही एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न आप लोग नोट डाउन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि रासायनिक रूप में सूखी बर्फ है, किसके बारे में? रासायनिक रूप में सूखी बर्फ क्या होती है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस तथा साधारण नमक का मिश्रण, आसुत जल से बनी बर्फ, या ठोस सल्फर डाइऑक्साइड। तो रासायनिक रूप में सूखी बर्फ होती है आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न भी आप लोगों से स्ट्रेट फॉरवर्ड बनते हैं। तो आप लोग ये सारी चीज़ें नोट डाउन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है वो आती है कहाँ से आती है? कार्बन डाइऑक्साइड से आती है, क्लोरोफिल से आती है, जल से आती है, या फास्फोग्लिसरिक एसिड से आती है। तो सबसे पहले आप लोगों को प्रकाश संश्लेषण पता होना चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। फोटोसिंथेसिस जो है वो क्या होता है कि पौधों के द्वारा सूर्य के दृश्यमान प्रकाश में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण बोला जाता है। यहाँ पर सूर्य के दृश्यमान प्रकाश में भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण बोला जाता है। तो और उसका क्या अर्थ होता है कि जो पौधे हैं सूर्य के दृश्यमान प्रकाश में अपना भरण पोषण पूरा करते हैं। तो वहाँ पर ऑक्सीजन कहाँ से निकलती है? वो जाती है जल से। तो जल से आपका ऑक्सीजन निकलती है क्योंकि जल का जो फार्मूला ही होता है H2O। ठीक है, तो H2O होता है। तो यहाँ पर इस तरह से मान लीजिए, और कार्बन डाइऑक्साइड का अगर मान लें तो CO2 होता है। ठीक है, तो CO2 यहाँ पर आप देखेंगे कि जो CO2 में ऑक्सीजन है आपका ऑक्साइड के रूप में है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन आप देखेंगे कि जल में हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन है। तो इस तरह से यहाँ पर देखेंगे कि जल से ही जो ऑक्सीजन का उत्पन्न होता है। ठीक है, तो जल से ऑक्सीजन उत्पन्न होता है। इस तरह के प्रश्न आप लोग नोट डाउन करिए और चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि GST किस तरह का कर है? प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रकार पर निर्भर करता है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो GST के बारे में अगर आप बात करें तो GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, GST कई प्रकार की होती है। सेंट्रल GST होती है, IGST होती है, जैसे कि इंटरनेशनल GST होगी, सेंट्रल GST होगी और स्टेट GST, और एक और प्रकार की 4 प्रकार की GST होती है। और GST जो है आपका अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, जो है आपका अप्रत्यक्ष कर। आप यहाँ पर GST कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को सब पूरे देश में लागू हुआ था। पूरे देश में लागू हुआ। तो इस तरह से आप लोग नोट डाउन करते हैं। आप लोगों को सिर्फ ये बताना है कि कौन सा संविधान संशोधन है GST का। ठीक है, तो ये बहुत बार पूछा है और पूछता रहेगा क्योंकि अभी ये नया है और इससे बहुत ही ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट किया जा रहा है। तो आप देखेंगे कि GST आप देखिए कि क्या वो सफल हुआ भारत में लाना। तो GST के बारे में आप लोग जानकारी रखिए, इससे प्रश्न निश्चित ही बनेंगे। और 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। और आप लोगों को बताना है कि कौन सा संविधान संशोधन है, कौन सा संविधान संशोधन विधेयक है। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि विधेयक और संविधान संशोधन अधिनियम में अंतर होता है, और यहाँ पर उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए या टेलीग्राम चैनल जुड़कर वहाँ पर कमेंट करिए। आप लोग ये सारी चीज़ें नोट डाउन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति। ठीक है, भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा की गई थी? ठीक है, तो दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा की गई थी? P चिदम्बरम, डॉक्टर मनमोहन सिंह, यशवंत सिन्हा, VP सिंह। ठीक है, तो VP सिंह का नाम आप देखेंगे कि विश्वनाथ प्रताप सिंह है। और इन्हीं के द्वारा आप देखेंगे कि 1985-86 में पहली बार 1985-86 में की गई थी। और कब की गई थी? 1985-86 के बजट में। 1985-86 के
बजट में यह घोषणा की गई थी और कौन है? वीपी सिंह है, विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग नोट डाउन करिए और चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि भारत में योजना आयोग का सृजन किया गया। किसका? योजना आयोग का सृजन किया गया था। संविधान के अंतर्गत, संसद के अधिनियम के अंतर्गत, मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के अंतर्गत। ठीक है, मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव होगा। ठीक है, तो लोकसभा के एक प्रस्ताव के द्वारा। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न आप लोगों से मान चलिएगा बहुत पुराना प्रश्न है और योजना आयोग का अस्तित्व भी भारत में नहीं है। और देखेंगे कि 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग के जगह पर नीति आयोग का गठन किया गया है। तो योजना आयोग से प्रश्न बन सकते हैं और संभावना है, क्योंकि ये भारत की इकोनॉमी में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो योजना आयोग का जो सृजन किया गया था मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा किया गया था। मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था ये भी आप लोग नोट डाउन करिए। तो यह हुआ था 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग बनाया गया। ठीक है, और योजना आयोग का भारतीय जो अर्थव्यवस्था है, जो समाज है, उसमें बहुत ही ज़्यादा योगदान रहता है, क्योंकि यहीं से आप देखेंगे कि सारी योजनाएं निकल कर आएंगी। भारत के इकोनॉमी का जो आधार है यहीं से बनकर आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग नोट डाउन कर लिए। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग। ठीक है, और फिर 1 जनवरी 2015 को 1 जनवरी 2015 को क्या बना? नीति आयोग। नीति आयोग, अगर इसको कोष्ठक में हम लिखें नीति। ठीक है, नीति आयोग। योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने ले लिया। और इसका जो पदेन अध्यक्ष होता है, इसका अध्यक्ष, सिर्फ अध्यक्ष याद कर लीजिए, क्योंकि जो उपाध्यक्ष होते हैं, सीईओ होते हैं, वो लोग चेंज होते रहते हैं। और अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग नोट डाउन करिए और आप लोगों का नोट एकदम बेहतरीन तरीके से बनता चला जाएगा। और वर्तमान समय में उपाध्यक्ष और जो सीईओ हैं नीति आयोग के, वो आप लोग बताइए कौन है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान लिया था। और नीति का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया हो या। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग नोट डाउन करें। और आप देखेंगे कि यह प्रश्न जो था आप लोगों के इस सेशन का आखिरी प्रश्न था। तो यहाँ पर हम लोग 72 जीएस श्रृंखलाओं को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप लोग उससे नोट्स बनाते रहें, क्योंकि वो आपके प्रत्येक एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और आगामी एग्ज़ाम यूपी आरओ के लिए, यूपी पीसीएस के लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये जीएस श्रृंखला, जिससे आप लोग नोट्स बनाते रहें। अपने नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए, अपने पढ़ाई को सुदृढ़ता प्रदान करिए और अपनी पढ़ाई को सही दिशा निर्देशन और अच्छे तरीके से लेकर चलिए। और आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। मिलता हूँ अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में, इसी तरह से जीएस के शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।